ये जो हौसले महागठबंधन के मजबूत हैं, और तो उसका मेन कारण है सीमांचल एरिया। सीमांचल एरिया में इन लोगों को अच्छा वोट मिलने जा रहा है। वो चाहे सुपौल का क्षेत्र हो, चाहे किशनगंज का क्षेत्र हो, चाहे पूर्णिया का हो, चाहे कटिहार का हो, इन सब जगहों पर वो बढ़िया दिखलाई दे रहा है। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज 11 तारीख है और ये दूसरे चरण का चुनाव आज ऑलमोस्ट संपन्न होने पे आ गया है। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में, कुछ पोलिंग बूथ्स पे शायद किसी कारणवश पोलिंग रोक भी दी गई थी। कुछ क्षेत्रों में सुनने में जो आया है कि कुछ गड़बड़ियां भी हुई थी, पर इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बार भी जैसे सुनने में आया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सेकेंड फेज पोलिंग भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट ओवर होने की स्थिति में है। और जैसे कि फर्स्ट फेज में 64.66%, यानी कि 65 मान लें आप, मानने की नहीं, रिकॉर्ड पोलिंग हुई थी फर्स्ट फेज में। सुनने में आ रहा है इस बार भी शायद ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा जो 20 सालों का रिकॉर्ड है। और हम जानना चाहेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी से कि इस पोलिंग में, जो सेकंड फेज का पोलिंग था, 122 सीट, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन प्रमुख थे जिनकी किस्मत, जिनका फेट जिसको कहते हैं, वो ईवीएम में लॉक्ड हो गया। क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं। 2 फेज का चुनाव था बिहार में। फर्स्ट फेज वो 6th, सेकेंड फेज 11 आज। अब 6 और 11 के बाद 243 सीट्स के फेट्स डिसाइडेड हो चुके हैं, जिसमें 2 ऐसे सीट हैं जहां की कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर, उनके कैंडिडेचर को, बीजेपी के एक कैंडिडेचर की बात मैं कर रहा था, जिनका रिजेक्ट हो गया था, वहां भी बड़ा मजेदार किस्सा है। इसके अलावा बाहुबलियों का कहानी भी प्रचलन है बिहार में। बिहार में एजुकेशन, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट, किन मुद्दों पे इस बार बिहार के वोटर्स ने अपना मतदान किया, क्योंकि ये जरूरी है जानना। और इसलिए भी जानना जरूरी है कि जैसा कि संजय जी ने हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में शोज में कहा है कि बिहार ही दशा और दिशा तय करेगा इस देश का। और फैक्ट भी है कि केंद्र में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उसका समर्थन भी जेडीयू और टीडीपी के कारण है। और अगर बिहार में कुछ बदलाव होता है तो केंद्र में भी संभावनाएं हैं बदलाव की। मैं जा रहा हूं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र संजय समर जी के पास ये जानने के लिए कि आज 11 तारीख को जो चुनाव का सेकंड फेज था, क्या स्थिति है सर, किन इश्यूज पे वोट्स हुए और कौन कौन बाहुबली थे और कौन कौन मेजर कैंडिडेट्स थे जिनका की किस्मत इस बार इस फेज में अनाउंस होने जा रहा है 14 तारीख। जी देखिए अजय जी, मतदान की जो एक नियमित प्रक्रिया है उसके तहत मतदान संपन्न हो गया है। और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अपने लोगों ने मत का प्रयोग किया है। और ये प्रतिशत जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिशत 65 पार होगा अजय जी सेकंड फेज का। अब दोनों मिला देने के बाद क्या स्थिति होती है वो देखना होगा, लेकिन प्रतिशत बढ़ेगा और हमें लगता है कि 65 पार करेगा और 75 के बीच में रहेगा। जो 67 हो, 68 हो, 69 हो, वो 70 तक जाने का है। कहीं कहीं कोई कोई क्षेत्र है जहां 72-75 तक पोल होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि भीड़ बूथ पर सुबह से ही लग गई थी और सुबह में थोड़ा चूंकि नया नया था इसी से थोड़ा सा स्लो वोटिंग हुई। और लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते गया वोट का परसेंटेज
या फिर वोट माने मतदान करने वालों की संख्या बढ़ेगी। इस बार इस मतदान में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा रही, खास करके मुस्लिम महिलाएं जम करके अपना मतदान किया और अपने मत का प्रयोग भी किया। और हमें ऐसा लगता है अजय जी कि पुनः शासन प्रशासन को साधुवाद दे देना चाहिए, चूंकि इन लोगों ने जो मेहनत किया है, जिस तरह से लेयर तैयार कर करके और मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल करते हुए जिस ढंग से जिला प्रशासन तमाम जगह 122 जगह बड़ा मुस्तैद दिखाई दिया है, तो इन लोगों को एक बार साधुवाद दे देने की जरूरत है। और मतदान अब तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो उम्मीद आस लगा करके ओवैसी आए थे उनकी आस धूमिल होती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। हाँ, सीमांचल इलाका में कांग्रेस का हाथ मजबूत होता दिखलाई दे रहा है और कमल भी कई जगह कमल भी लहलहाता हुआ नजर आ रहा है अजय जी। तो स्थितियां यही है, यही नहीं, जन स्वराज वाले त्रिकोणात्मक रेखा खींचने में सफल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अजय जी अभी जो 122 सीट पर जो मतदान हुए हैं उसमें हमें लगता है कि तमाम सीट जो हैं उस पर 2-3 को छोड़ दें तो 15,000 20,000 पर फैसला आएगा, लेकिन बाकी ज्यादातर सीट 5,000 3,000 2,500 पर ही ये दिखाई दे रहा है अजय जी। 500,000 के भीतर वाली सीटें सबसे ज्यादा दिखलाई दे रही हैं। इसी से उन जगह से कौन जीतेगा ये कयास लगा पाना थोड़ा टफ दिखलाई दे रहा है अजय जी। लेकिन हाँ, जहाँ 15-20 हजार से जीतने की बात आ रही है वहाँ हर जगह त्रिकोणात्मक है। लेकिन ये जो हौसले महागठबंधन के मजबूत हैं और तो उसका मेन कारण है सीमांचल एरिया। सीमांचल एरिया में इन लोगों को अच्छा वोट मिलने जा रहा है, वो चाहे सुपौल का क्षेत्र हो, चाहे किशनगंज का क्षेत्र हो, चाहे पूर्णिया का हो, चाहे कटिहार का हो, इन सब जगहों पर वो बढ़िया दिखलाई दे रहा है। पूर्णिया से सांसद होते हैं जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, पप्पू यादव जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, उनके जो विधानसभा है 6 विधानसभा है वो 6 में भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कटिहार में भी जो लोकसभा है उसमें भी 6 विधानसभा है, इस 6 में भी महागठबंधन भारी पड़ता दिखलाई दे रहा है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन ये सब मतगणना के बाद ही पता चल जाएगा अजय जी। ऐसे तो थोड़ी देर बाद तमाम लोगों का सर्वे टीवी में आना चालू होगा, तो हम लोग देख पाएंगे कि हाँ भाई सर्वे में किसको कौन जीत दिखलाई दे रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मिला जुला करके त्रिकोणात्मक संघर्ष में सारी पार्टियां फंसी हुई हैं, जो जीता वो सिकंदर वाली हाल होगी अजय जी। ये देखिए अभी क्या है कि चुनाव खत्म होने पे है और एग्जिट पोल हम अभी दे नहीं सकते ना, ओपिनियन पोल की तो टाइम ही खत्म हो गई। एग्जिट पोल आएगा चुनाव के बाद, सारे टीवी चैनल्स सारे प्रिंट मीडिया एग्जिट पोल पे तुल जाएंगे। मैं इसको एग्जिट पोल नहीं मान रहा, पर जो लोगों से मेरी बात हुई है उससे जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं कि शायद एनडीए 135 से 40 ±5 पे अटकने वाला है इस बार। 90 ±5 पे महागठबंधन जाने वाला है। जो लोगों से बात हुई, मेरी अपनी कोई सर्वे नहीं है, ये लोगों से जो मेरी बात हुई ओवरऑल, मैं सारे लोगों का बात लेकर उसको एक पॉइंट पे लेके आया हूं। जन स्वराज, देखिए अजय जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किन लोगों से बात हुई है, हो सकता है वो बात सही हो, अच्छी हो, लेकिन जो हमारा कि स्थितियां बहुत सामान्य नहीं दिखलाई दे रही हैं। 122 का आंकड़ा छूने में थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। 122 का आंकड़ा छू पाना
मुश्किल दिखलाई दे रहा है। और ये बात मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। अभी भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि 122 का आंकड़ा छूना थोड़ा टफ है, क्योंकि भीतर घात है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, इन लोगों के भीतर भीतर घात है। आप देख सकते हैं कि एक दो पता नहीं उस बात को क्या है, कई ऐसे वीडियो टेलीफोनिक बातें वायरल हुई हैं जिसमें कि चिराग पासवान क्या क्या बोल रहे हैं, वो आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं। उनका सीधे अटैक जदयू के ऊपर है, और जदयू का सीधे अटैक वो अपने दुश्मनों के बनिस्पत सबसे ज्यादा अटैक अपने ही लोगों पर करने का है। वो कई तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। अब वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन जो सुनाई दे रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ चले आए महागठबंधन, तो महागठबंधन में आप देख ही रहे हैं कि स्थितियां क्या है। खेसारी लाल मिल गए एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी को, तो पांव छू के प्रणाम कर लिए हैं। मनोज तिवारी भी उनको गले से ऐसे लगा लिए हैं जैसे अपने बेटा को कोई गले लगाता है, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऊपरी स्तर पर ये सब लोग मिलते जुलते रहते हैं। अजय जी, जनता बेचारी है, इस बात को समझ लीजिए। अगर ये लोग ऊपरी स्तर पर मिलते नहीं रहते तो 11th आवर में लोग सीट कैसे बदल लेता है, पार्टी कैसे बदल लेता है, चले कैसे जाते हैं। कहीं का भी अगर उदाहरण ले लें, अब अंतिम बेला में जन स्वराज के 3-3 कैंडिडेट प्रत्याशी, चाहे वो तारापुर से हो चाहे वहां के हो, वो बदल गए, सीधे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेगा। तो इन लोगों को ऊपरी स्तर पर रिश्ते इन लोगों को मधुर रहते हैं। वो मधुरता के साथ वो लोग अपना काम करता है और अपना समय निकाल लेता है। बेचारी जनता है, इसी से दूसरे चरण के चुनाव में जनता सोच समझ करके अच्छे तरीके से वोट देवे, ताकि उनका वोट बिके नहीं। बिकने का मतलब ये हुआ है कि अब देखते हैं कि विधायक जीत गए तो क्या भाई, तब पाला तोड़ करके चले गए दूसरे पार्टी में, पाला तोड़ के चले गए इधर, पाला तोड़ के उधर चले गए। तो इन सब चीजों पर नियंत्रण रहे और लोकतंत्र रहे, या हमारे कानून का मखौल न उड़े, हमारे क्षेत्र का मखौल न उड़े कि इतना में इनका विधायक भी किया, इतना में इनका विधायक भी किया। इन सब चीजों को बचाए और अपने क्षेत्र की अस्मिता को बचाए लोग, तबे लोकतंत्र के इस महान पर्व के प्रति असली श्रद्धा हो सकती है। अजय जी, बार जो बाहुबलियों की बात बोले हैं, तो एक से एक वीर पड़े, एक से एक बाहुबली हुए। जनता को चाहिए ऐसे बाहुबलियों का विरोध करने का। अगर मास लेवल पर आप पिक्चर भी देखते हैं कि बाहुबली बहुत सताता है, जो खलनायक होता है बहुत सताता है, लेकिन गांव और शहर के लोग जब यूनाइट होकर के डंडा निकालते हैं तो बाहुबली की स्थिति क्या होती है ये सब लोग जानते हैं। कौन है? अब उसको जनता के ऊपर ही छोड़ दिया जाए कि कंटप्पा कौन है। वो कंटप्पा को देखे, छूने और समझे। बाकी कान के ऊपर जो सटता है कंटप्पा और कट्टा, वो जो लोग बोलते हैं वो कहें, वो करें, वो समझे, और अपनी विद्वता का वो लोग अपने ढंग से परिचय देते रहें। हम लोग अपना बढ़िया से परिचय दें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और जनता को जागरूक करें कि भाई आप आगे आए। हम पत्रकारों का एक काम भी बनता है कि जनता को जागरूक करना। तो उस जागरूकता के हिसाब से बाहुबलियों के विरोध खड़ा होने की बात मैं कह रहा हूँ, मतदान देख करके करने की बात मैं कह रहा हूँ। देखने में ये देखना है कि हमारा उम्मीदवार कैसा है, तटस्थ है कि नहीं है, ढुलमुल नीति वाला है तो छोड़ देने का जरूरत है, जो ज्यादा दल बदल करके आया हुआ उनको दरकिनार कर देने का जरूरत है। ये सब चीजें हैं अजय जी। हम लोग अगर पत्रकारिता धर्म में आए हैं तो राष्ट्र को, समाज को, देश को, राज्य को, अपने गांव को एक नई दिशा देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो हम उसी की बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव ही भारतवर्ष का और बिहार का नई दिशा देगा और नई दशा बदलेगा। तो इसलिए तमाम जनता, जितनी जनता है वो समझदारी से मतदान करे। बाकी तो 14 तारीख को वोट का मतपेटी खुलेगी, ईवीएम बाबा बताएंगे कि हम किसके साथ हैं, तो उसी हिसाब से होगा। अजय जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि देखिए 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 6 तारीख को, 11 तारीख को। अब 14 तारीख को ईवीएम बाबा, आप जैसे ईवीएम बाबा बताएंगे कि किसके किस्मत में क्या लिखा है, बिहार के किस्मत में क्या लिखा है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि बिहार ही दशा और दिशा तय करेगा इस देश का। अब हम इंतजार करते हैं 14 तारीख
क्योंकि अब चुनाव का टाइम भी ओवर हो चुका है। 122 सीट्स सेकंड फेज में, 121 सीट फर्स्ट फेज में जो कि 6 तारीख को हुआ था, और 122 सीट आज 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव संपूर्ण हुआ। 14 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे। ये देखना है कि एनडीए की सरकार बनती है, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होता है, और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो किस तरीके से बनता है, राहुल जी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि राहुल जी तेजस्वी के साथ बहुत उनका मित्रता वाला रिलेशन नहीं रहा था, या फिर इन दोनों को दरकिनार करके बिहार की जनता ने एक थर्ड पार्टी को यानी कि पीके को चुन लिया। ये 14 बताएगा बिहार की किस्मत और बिहार का दशा, बिहार की दिशा, और साथ में ये बताएगा कि बिहार के कारण देश का दशा और दिशा क्या होगा। जी अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत बहुत संजय जी। फिर मिलते रहेंगे 14 तारीख जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।